भारत सरकार की ओर से 12 पास विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर दिया गया है, जिसका हाईलाइट मैं ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो में कर चुका हूं। फिर से मैं एक बार दोहराता हूं। ये स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी के लिए है, जो कि नॉन गजेटेड है। इसका ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन भरने का स्टार्टिंग डेट 26 जुलाई से 17 अगस्त तक दिया गया है। ठीक है। और लास्ट रिसिप्ट एप्लीकेशन फॉर्म जो ले सकते हैं आप, उस 17 अगस्त तक ले सकते हैं। और इसका लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद पेमेंट का, वो 18 अगस्त तक दिया गया है, 23 बजे रात तक, यानी 11 बजे रात तक। और फॉर्म में अगर किसी तरह का कोई त्रुटि है तो उसको सुधारने के लिए 27 अगस्त और 28 अगस्त को फिर से वेबसाइट खोल दिया जाएगा। 11 बजे रात तक आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। और एक संभावित महीना दिया गया है एग्जामिनेशन का, यानी सीबीटी का, वो है अक्टूबर और नवंबर। इस तरह से देखा जाए तो आपके पास समय थोड़ा कम है, इसलिए एक बार आप ध्यान दें। ये वैकेंसी अप्रोक्सीमेट 2006 है, यानी 2006 वैकेंसी है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसीलिए आप उसी आधार पर तैयारी कीजिए। और इसमें जो रिजर्वेशन है, जो गवर्नमेंट का नॉर्म्स है, उस बेसिस पे दिया गया है। रिजर्वेशन एसटी, एससी, ओबीसी और एक्स सर्विसमैन, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूबीडी, यानी पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, इसका जो नॉर्म्स है गवर्नमेंट का, उस आधार पे दिया गया है। और वैकेंसी में जो ग्रुप सी पोस्ट है, ग्रुप सी यानी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी वाला, ग्रुप सी और ग्रेड डी, इसमें सिर्फ ईएसएम, ईएसएम कहने का मतलब एक सर्विसमैन के लिए ओनली रिजर्व है। और बाकी सारा रिजर्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, किस में होना चाहिए। बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ये सारे यहाँ शॉर्ट में है। ये सारे चीज़ जो शॉर्ट में है, इसी को यहाँ पे पूर्ण रूपेण बताया गया है, इसी का फुल फॉर्म यहाँ पे बताया गया है। आप यहाँ से शॉर्ट देख के यहाँ पे फुल देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं हर एक चीज़ का बताने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए आप एक बार अपने से डिटेल अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा फॉर्म फिलअप करने से पहले। और इसमें क्लियर किया गया है कि जो बीआरओ होता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट को उसमें एलिजिबल माना गया है। ये आप ठीक से एक बार देख लीजिएगा, जो बीआरओ के अंतर्गत आते हैं। और सिटीजनशिप आप देख लीजिए कहाँ कहाँ की होनी चाहिए। सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ नेपाल, सिटीजन ऑफ भूटान, और फिर बाकी आप एक एक करके पढ़ लीजिएगा। और एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन आगे देखिए कब से कब तक और क्या चीज़ दिया हुआ है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए 18 से 30 साल, जिसका भी जन्म 2 अगस्त 1994 से लेकर 1 अगस्त 2006 के बीच में हुआ हो, वो एलिजिबल है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए। और जिसका जन्म 2 अगस्त 1997 से लेकर 1 अगस्त 2006 तक हुआ हो, वो एलिजिबल है ग्रेड डी के लिए। अब एज रिलैक्सेशन आगे देखिए। एसटी एससी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल, और पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 13 साल, पीडब्ल्यूडी एसटी एससी के लिए 15 साल। ये और एक सर्विसमैन जो होता है, उसका डिडक्शन अलग से दिया गया है। ये चीज़ देखिए, 3 साल आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस, मिलिट्री सर्विस 3 साल बाद दे दिया गया है। इसको भी एक बार देख लीजिएगा। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया गया है, इसके बारे में भी आप थोड़ा देख लीजिएगा। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय जो है, उसको 40 साल तक का एज रिलैक्सेशन, और जो ओबीसी है उसको 40 साल तक, और एसटी एससी के लिए 45 साल तक। जो विधवा है या तो तलाकशुदा है, और फिर से जो रीमैरिड नहीं है, यानी फिर से दोहरी शादी जिसका नहीं हुआ है, उसके लिए 35 साल तक। जनरल वोमेन के लिए, एसटी एससी वोमेन के लिए फिर 40 साल तक दिया गया है। इस चीज़ को भी आप एक बार ठीक से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। फिर आगे बाकी ये सब सारी चीज़ें आप ये सब पढ़ के और स्थिर से फॉर्म को भरिएगा, ताकि कहीं भी किसी भी तरह का कोई गलती ना हो। बाकी फॉर्मेट, जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होना चाहिए, उसके लिए आप ये सारे पॉइंट्स को, पैरा को, जो भी है उसको ठीक से थोड़ा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, वो चीज़ के बारे में जानते हैं। पहले क्या कहता है कि 12 पास होना चाहिए।
मतलब 12वीं पास का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए सर्टिफिकेट जो कि 12 पास हो। नेक्स्ट और बाकी पॉइंट को आप एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, क्योंकि अगर मैं एक एक को पढ़ के बताते चलूँ तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। बाकी उसको अप्लाई कैसे करना है ये चीज़ें इस पॉइंट में यानी पॉइंट नंबर 9 में दिया गया है, उसको आप पढ़ लीजिए। उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.gov.in पे जाएंगे, उसमें से वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक कॉलम खुलेगा, जो पहली बार भर रहे हैं उसके लिए, और जो ऑलरेडी कर चुके हैं उसके लिए लॉगिन का ऑप्शन आएगा, आप लॉगिन कीजिएगा सीधे। ये पॉइंट को पढ़ लीजिए। फिर नेक्स्ट, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको किस तरह का फ़ोटो होना चाहिए और किस तरह का सिग्नेचर होना चाहिए, कितने KB में होना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ दिया गया है। आप उसको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। और फ़ोटो और सिग्नेचर का साइज इस पॉइंट में 9.6 में दिया गया है, उसको भी एक बार देख लीजिएगा। और एप्लीकेशन फॉर्म का जो फ़ी है, एप्लीकेशन फ़ी, वो 100 रुपया रखा गया है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। आप इसको फॉर्म फिलअप करने के बाद पेमेंट कीजिएगा और उसको किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, जैसे भीम UPI, नेट बैंकिंग, और नेट बैंकिंग के अलावे आप डेबिट कार्ड जैसे कि वीज़ा, मास्टर कार्ड, मास्टरी और रुपये में भी कर सकते हैं। आप इसको 18 तारीख 8वां महीना 2024 यानी 18 अगस्त 2024 तक 11 बजे रात तक कर सकते हैं, उतना समय तक का अभी तक दिया गया है। और इसका वेबसाइट फिर से ओपन होगा करेक्शन के लिए, किसी भी तरह का कोई त्रुटि है तो उसका करेक्शन के लिए दिया गया है। वो देखिए 27 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक 11 बजे रात तक खुला रहेगा। हाँ, एक चीज़ और है, करेक्शन चार्ज भी लिखा हुआ है। आप देखिए पॉइंट नंबर 11.4 यानी 11.4 को एक बार देखिए। उसमें अगर आप करेक्शन कोई लिवाई यूनिफॉर्म करेक्शन चार्ज जो कि 200 रुपया रखा गया है, फॉर मेकिंग करेक्शन एंड रीसबमिटिंग मॉडिफाइड करेक्टेड एप्लीकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम 500 रुपया, फॉर मेकिंग करेक्शन एंड रीसबमिटिंग मॉडिफाइड करेक्टेड एप्लीकेशन फॉर दी सेकेंड टाइम, मतलब पहली बार जब आप इसको करेक्शन कर रहे हैं तो 200 रुपया लगेगा, और दूसरी बार करेक्शन कर रहे हैं तो 500 रुपया लगेगा। इसीलिए फॉर्म भरते समय आप सावधानी बरतिएगा, क्योंकि ये बेकार में पैसा लग जाएगा तो अच्छी बात नहीं है। और इसको भी आप पे कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से, भीम UPI या तो डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो आपको सुविधा अवेलेबल है उससे आप कर सकते हैं। और तो और ये जो आपका करेक्शन चार्ज जो है वो रिफंडेबल नहीं है, वो रिफ़ंड नहीं होगा। देखिए 11.6 पॉइंट को पढ़िए, उसमें लिखा गया है यह रिफंडेबल नहीं है अंडर एनी सर्कमटेंस। और एग्जामिनेशन सेंटर के लिए आप देखिए, ये रीजन वाइज दिया गया है, ठीक है। सेंट्रल रीजन में रखा है बिहार और उत्तर प्रदेश को, ईस्टर्न रीजन में रखा है अंडमान निकोबार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल को, ठीक है। उसमें से सेंट्रल रीजन में आप सेंटर ले सकते हैं भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, जो आपको सुविधा हो नज़दीक हो उसको भर सकते हैं। एंड ईस्टर्न रीजन में आप ले सकते हैं पोर्ट ब्लेयर, रांची, धनबाद, भुवनेश्वर, कटक, संबलपुर, गंगटोक, कोलकाता। ये ईस्टर्न रीजन में यानी झारखंड, उड़ीसा और अंडमान निकोबार वालों के लिए यह है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम भी ईस्टर्न रीजन में ही आता है। आगे देखिए आपका कर्नाटक, केरला रीजन, इसके लिए भी सेंटर यहाँ पे दिया गया है, उसको भी आप एक बार देख लीजिए। जहाँ पे आपको सुविधा होगा उस आधार पे आप भरिएगा। बेलागावी, बेंगलुरु, हुबली, कलमबुर्गी, गुलबर्गा उसी को बोला जाता है, मंगलुरु, मैसूरू, उडुपी, एर्नाकुलम, कोझिकोड, कोलाम, कोट्टयम, थ्रिशूर, तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश सब रीजन, ये मध्य प्रदेश सिर्फ अकेले स्टेट में आता है, इसको भी आप एक बार देख लीजिए। अब एक एक करके मैं नहीं पढ़ के बता पाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। रीजन वाइज दिया गया है, इसीलिए आप सावधानी पूर्वक पढ़ें और भरें। ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न सब रीजन, साउदर्न रीजन। नेक्स्ट है, इतना कुछ करने के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका एग्जामिनेशन स्कीम और इसका प्रोसेस, एग्जामिनेशन प्रोसेस, सिलेबस सारे कुछ डिस्कस करूँगा।